हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 3 और इसमें नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह की हम बातें करेंगे और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को समझेंगे। आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में वैसे हमने बात कर ली थी कि सिग्निफिकेंस क्या है टेक्सोनॉमिकल, जो हम ये टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं बेसिकली इनका क्या पर्पस है। तो हम ग्रुप बनाकर काफी सारे करेक्टर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पढ़ सकते हैं बहुत थोड़े समय में। तो ये बेसिकली टेक्सोनॉमी का मेन सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल वाले लेक्चर में वैसे एक बात जो है ऐड करनी है मुझे कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर बेसिकली क्या है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम स्पीसीज को मिला। ओके, यहां पे हाई नीश स्पेशलाइजेशन है और मोर सोलर इनपुट है। देखो, यहां की जो स्पीसीज हैं बेसिकली उनको ज्यादा समय मिला इवोल्यूशन करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। यहाँ पे नीश स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ। नीश स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा अच्छे से एक्वायर करे गए, ठीक है। और यहाँ पे सोलर एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, तो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल यहाँ की ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है। अगर आपको पूछ ले कि सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ है, तो सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी आप बोलेंगे कोरल रीफ के अंदर होती है, ठीक है। इतनी बात के बाद में चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर को। तो अब मैं यहां पे नोमेनक्लेचर शुरू कर रहा हूं। सो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? देखो, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। नामकरण करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पे बेसिकली कैरेक्टर के हिसाब से नामकरण करते हैं। तो पहले जो सिस्टम चलता था वो पॉलिनोमियल सिस्टम चलता था। पॉलिनोमियल वो आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा। पॉलिनोमियल, इसके अंदर नाम बहुत बड़ा हो जाता था। मतलब साउथ की मूवीज में आपने देखा होगा कि भाई एक कैरेक्टर है, उसके नाम के पीछे उसके बाप का नाम, फिर दादा का नाम, फिर गांव, पंचायत, काफी सारे उसके अंदर नाम हो जाते थे और वो काफी बड़ा हो जाता था। तो बेसिकली पॉलिनोमियल सिस्टम भी ऐसा ही था। लेकिन इस सिस्टम की एक खामी थी, कितने बड़े बड़े नाम लिखे कौन और याद कौन करे। बेशक वो सारे नाम कैरेक्टर जरूर बता रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल नहीं थे ये नियम। तो फिर बाद में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया। तो हमारे लिए तो मेन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बेसिकली क्या है, देखो, लिनियस भाई साहब ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, बहुत सारे नाम नहीं चलेंगे अपन, तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं चलेंगे नेम के अंदर। हम दो ही वर्ड से एक नाम बना देंगे और जिससे हम मेजॉरिटी बातें समझ सकेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बेसिकली तो दो वर्ड है। ये किसने प्रपोज किया था या फिर किसने डेवलप किया था? तो इसे डेवलप किया था कार्लस लिनियस ने। तो कार्लस लिनियस ने इसे डेवलप किया और कार्लस लिनियस ने बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत पहले प्लांट से करी थी। तो उन्होंने पहले तो प्लांट नोमेनक्लेचर किया, बाद में एनिमल्स में भी अपना हाथ आजमाया, तो एनिमल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने किया, ठीक है। प्लांट नोमेनक्लेचर की शुरुआत हुई थी 1 मई 1753 को और एनिमल नोमेनक्लेचर की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त की पहली तारीख और 1758 में। तो ये जो प्लांट नोमेनक्लेचर है 1 मई 1753 से स्टार्ट कैसे हुआ? एक्चुअल में इस डेट को एक बुक आई थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। इससे पहले भी एक और बुक थी लिनियस की जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम को आप जेनेरा प्लांटेरम का एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हो। 1 अगस्त
1758 में आई थी सिस्टम नेचर एक। तो ये बुक्स हैं। अब यहाँ पे जो स्पीसीज प्लांटेरम है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो स्पीसीज प्लांटेरम वो बुक थी जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत कर दी, ठीक है। स्पेसिफिकली ये बुक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए ही थी, और यहां से बेसिकली आप कह सकते हो कि नाम रखने शुरू कर दिए। तो आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहली चीज, स्टार्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरी बात, यहां से रूल ऑफ या लॉ ऑफ, रूल कह दो लॉ कह दो, प्रियोरिटी जो है वो भी लग गया। अब ये रूल ऑफ प्रियोरिटी क्या है? देखो लीनियस ने बेसिकली ये बोला था कि आगे आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे सिस्टम बने और बहुत सारे नामों को चेंज किया जाए। आज की डेट में उसको कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि लीनियस ने जो नाम रखा वो आगे चलकर बदल जाए, ठीक है। तो नाम बदलना जा सकता है, इसीलिए लीनियस ने बेसिकली रूल ऑफ प्रियोरिटी बनाया कि भाई जो मैंने नाम रख दिए वही मानने पड़ेंगे, बाद में चाहे कोई रूल बनता रहे, बाद में चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन इन नामों को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे चलकर बॉटनी के नाम रखने के लिए 1961 में ICBN का गठन किया गया, और ICBN की फुल फॉर्म क्या है? ये है इंटरनेशनल कोड। एनसीईआरटी लिखती है इंटरनेशनल कोड फॉर, लेकिन एक्चुअल में है ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये एनसीईआरटी में लिखा है। आपको ध्यान रखना है कि इसके नाम में ऑफ है, ओके। अब इन्होंने भी सेट ऑफ रूल्स वगैरह कुछ बनाए थे, तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स इन्होंने डिसाइड करे हैं, लेकिन ध्यान रखें इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि जो नाम लीनियस ने लिख दिए, जो नाम लीनियस ने कर दिए नामकरण जिनका, उनको चेंज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं रूल ऑफ प्रियोरिटी। सिस्टमा नेचर जो था वो एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए थी, और प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास स्पीसीज प्लांटेरम, और इन जनरल क्लासिफिकेशन के लिए जो बुक है वो जनरल प्लांटेरम। तो आप ये दोनों चीजें जो है वो ध्यान रखोगे। अब जो ICBN के रूल हैं वो सारे हम देख लेते हैं कि किस तरीके के हैं। तो पहली चीज तो रूल नंबर फर्स्ट, इन्होंने बोला कि 2 वर्ड्स होंगे नाम में। कितने वर्ड होंगे? 2 वर्ड होंगे। एक फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जेनरिक होगा, दूसरा जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट वर्ड जो है वो जेनरिक नेम है। इसका मतलब मैं अभी बताता हूं आपको। और दूसरा जो होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम बताता क्या है? जेनरिक नेम किसी भी प्राणी का जीनस बताता है, और स्पेसिफिक एपिथेट उसकी स्पीसीज बताता है। एक बार समझ लेते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे है मैंजीफेरा इंडिका, अशोका इंडिका, और चलो एक बार ले लेते हैं टाटा इंडिका। तो ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि ये नाम बेसिकली क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, मैं सबके नीचे अंडरलाइन भी कर देता हूं, जो कि नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। हालांकि ध्यान से सुनना बेटा, मैंजीफेरा इंडिका, अगर मैं ये सारे के सारे हटा देता हूं, इंडिका इंडिका ये मैं गायब कर देता हूं, मैंने इनको गायब कर दिया। अभी भी आप ये समझ सकते हो कि ये कोई आम की स्पीसीज है, ठीक है। कहां की ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मैंगो है। ऐसे ये अशोक का ट्री है, स्पीसीज नहीं पता लेकिन पता है। और अगर मैं ये बोलूं, आगे पूरा नाम लिखते हैं इंडिका इंडिका, लेकिन अगर मैं इनको हटा दूं तो सिर्फ पीछे क्या बचेगा? इंडिका इंडिका। क्या इंडिका देखकर आप बता पा रहे हो कि ये मैंगो है या फिर कोई और ट्री है? नहीं बता पा रहे। देखो ये जो वर्ड है ना, ये इस वाले वर्ड के लिए स्पेसिफिक है, और ये जो वर्ड है ये बेसिकली क्या है? ये फंडामेंटल है।
या फिर आप कह सकते हो कि बेसिक है, या फिर आप कह सकते हो कि जेनरिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी यानी स्पेसिफिक एपिथेट की अपनी कोई औकात नहीं होती। ठीक है, इंडिका की वैल्यू तभी है जब वो आगे मेंजिफेरा से जुड़ सके, अगर नहीं जुड़ेगा तो उसकी इकलौते में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये स्पेसिफिक है। किसकी स्पेसिफिसिटी बता रहा है? ये पहले वाले वर्ड की। पहला वाला वर्ड होना ही होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक जेनरिक या फंडामेंटल या बेसिक है। ठीक है, कि वो तो होना ही होना चाहिए। इसीलिए हम जब भी नाम रखते हैं या लिखते हैं, आपने देखा होगा कि आप जीनस वाला नेम देखते हो, सिर्फ अकेली स्पीसीज लिखे हुए कहीं नहीं देखते। जीनस वाला नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है पोटैटो तो मैं लिखता हूं सोलेनम, अकेला ट्यूबरोसम कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सोलेनम मिलेगा। तो इसलिए जीनस वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है। रूल नंबर सेकंड क्या है? आओ जरा रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड में यह है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, किसका? जीनस का। और फर्स्ट लेटर स्मॉल, किसका? स्पीसीज का। ठीक है, तो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए और जीनस का फर्स्ट लेटर क्या है, वो कैपिटल होना चाहिए। रूल नंबर 3, अगर आप हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ठीक है, तो चलो दोनों रूल के हिसाब से समझ लेते हैं। मेंजी फेरा इंडिका, तो इसका पहला लेटर ये कैपिटल है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दो और इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दो। यहां पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल लेटर, यहां पे आप देखोगे तो स्मॉल लेटर, और सेपरेटली अंडरलाइन कर रखा है। अगर हैंड रिटन है तो ही सेपरेटली अंडरलाइन करना है, अगर हैंड रिटन है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंने इसे प्रिंट के फॉर्म में किया है, प्रिंट, अगर मैं प्रिंटिंग कर रहा हूं तो फिर आप फॉन्ट जो है वो इटैलिक्स में रखेंगे। ठीक है, अगर हैंड रिटन है तो आप सिंपल लिखो और नीचे अंडरलाइन कर लो, और अगर प्रिंटिंग कर रहे हो तो इटैलिक्स। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो नाम है वो प्रॉपरली समझ में आ जाना चाहिए, अलग से नजर आ जाना चाहिए कि भाई हाँ ये नेम है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल को समझने के लिए आपको आज की डेट में जो नेम यूज हो रहा है वो समझते हैं। देखो आज की डेट में क्या है कि जेनरिक, उसके बाद में स्पेसिफिक एपिथेट, और उसके बाद में है सब स्पेसिफिक एपिथेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस। आज की डेट में क्या है कि स्पीसीज के लिए और भी आगे ग्रुप्स बन गए हैं, स्पीसीज में और भी ग्रुप्स बन गए हैं जिनके लिए एक सब स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बेटा बॉटनी के हिसाब से बता रहा हूं, अगर ये दोनों सेम सेम हैं तो इसे हम कहते हैं टोटोनिम्स। अगर ये दोनों सेम सेम हैं तो ये कहलाएगा ऑटोनिम्स। बेटा बॉटनी के अंदर ध्यान रखना है कि टोटो नहीं चलेगा, ऑटो भी नहीं चलेगा, टोटो भी नहीं चलेगा और ऑटो भी नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो भाई, बॉटनी के अंदर मेंजीफेरा नहीं हो सकता,
मेंजिफेरा मेंजिफेरा नहीं चलेगा। आई बात समझ में, छोटा एम कर देते हैं। और मेंजिफेरा इंडिका इंडिका ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पे ऑटोनिम हो रहा है, यहां टोटोनिम्स हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जूलॉजी में, अब आ जाओ जूलॉजी की बात करते हैं। जूलॉजी में बेटा टोटो भी अलाउ है और ओटो भी अलाउ है। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव इसलिए क्योंकि एनिमल्स के अंदर इन जनरल स्पीसीज की संख्या ज्यादा है, ज्यादातर डाइवर्सिटी यानी 70% ऑफ टोटल डाइवर्सिटी एनिमल्स की है, तो वो इतने नाम कहाँ से लाएंगे? इसीलिए उनको टोटो और ओटो जो है वो अलाउ करने के लिए दे दी। तो जूलॉजी वालों को हमने अलाउ करने के लिए बोल दिया। तो इसका एग्जाम्पल आप जैसे कर सकते हो, नाजा 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 क्या है? ये जो स्पीसीज वाला वर्ड है ये स्मॉल लिखना है। ओके, नाजा नाजा ये क्या है? किंग कोबरा। तो यहां पे टोटो चल रहा है। और ओटो के लिए होमो सेपियन सेपियंस, जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में लिया था, तो वो ओटो। तो टोटो और ओटो जूलॉजी में अलाउ है, लेकिन यहां पे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि फर्स्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज, भाई हमने नाम रखने हैं, नाम के लिए लैंग्वेज चाहिए, तो फर्स्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो लैटिन है और सेकंड प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो क्या होगी? ग्रीक है। अगर बाई चांस लैटिन लैंग्वेज में कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा जो उस कैरेक्टर को समझा सके, बता सके या उस जीनस को समझा सके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे? लैटिन के बाद में ग्रीक पे शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों की दोनों जो ये लैंग्वेजेस हैं ये डेड लैंग्वेजेस हैं। क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं तो आज की डेट में इनमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। तो जैसी थी वैसी हैं और वैसी ही रहेंगी और इन फ्यूचर भी इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो यहां पे नोमेनक्लेचर जो है वो खत्म होता है। अब मान लो कि एक प्राणी, ठीक है, ये किसी फॉरेस्ट में गया और फॉरेस्ट में जाने के बाद में इसने एक कमाल का प्लांट देखा, उसके कैरेक्टर को स्टडी करा। टेक्सोनॉमी के रूल्स याद करते हैं, कैरेक्टर्स को स्टडी किया तो कैरेक्टराइजेशन किया। कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद इसको याद आया, आइडेंटिफाई किया इसने कि भाई ये तो उस किंगडम के उस फैमिली वगैरह वगैरह से बिलोंग करता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया क्लासिफिकेशन। इसने उस ग्रुप के अंदर इसे रख दिया और अब ये नाम रखेगा, नोमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है, तो इसने ये चारों स्टेप अपनाए और इसका एक नाम जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, तो जो ये नाम तैयार हो गया, अब इसको ऑथेंटिकेशन कैसे मिलेगा? दुनिया कैसे जानेगी भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ऑथेंटिकेशन तो जरूरी है, तो किसी तरीके से इसको दुनिया को बताना पड़ेगा। तो अब ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली ये कहाँ जाएगा? इस पौधे को लेगा और हर्बेरियम में जाएगा। अब हर्बेरियम में इसके साथ दो घटना घट सकती हैं। पहली घटना ये कि ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड प्लांट है और इसके बारे में पहले से क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर सब कुछ हो रखा है। तो भाई साहब इसका क्या हो गया? इसके साथ मतलब मजाक हो गया। दूसरा केस ये है कि पहले ये डिस्कवर्ड नहीं था, आज इस बंदे ने इसको डिस्कवर किया है, तो अब इसकी क्या बनाई जाएंगी? हर्बेरियम शीट बनाई जाएगी। ठीक है, हर्बेरियम शीट एक ऐसे शीट होती है जिस पे ड्राई करके, प्रेस करके, पहले ड्राई करूं फिर प्रेस करूं, ठीक है, प्लांट पार्ट्स को इसके ऊपर चिपकाया जाएगा और फिर इस शीट को लगाया जाएगा। और कहाँ जमा कर देंगे? हर्बेरियम में जमा कर देंगे। जब हर्बेरियम की शीट हम लगा रहे होंगे तो किसके बाद आएगी, कौन से कॉलम में आएगी? ये जो है वो अरेंजमेंट
अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये जो काम है ये कैसे होगा? बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या कर रहा है भाई? ये सारे टेक्सोनॉमी के प्रोसेसेस हैं कि टेक्सोनॉमी स्टडी करना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो हर्बेरियम, पहली बात तो अगर आप कोई नया प्लांट डिस्कवर कर रहे हो तो उसे वहां जाके जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप कोई प्लांट की स्टडी करना चाहते हो तो भी आप हर्बेरियम में जा सकते हो और उसकी हर्बेरियम शीट निकाल कर बाकी नाम वगैरह देख सकते हो, किस लोकेशन से मिला, ऑथर का नाम क्या है, ऑथर मतलब जो क्यूरेटर है उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे ज्यादा बातें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या कर रहा है? टेक्सोनॉमी में मेरी हेल्प कर रहा है, तो इसे मैं कहूंगा टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, एड का मतलब वैसे हेल्प होती है। चलिए भाई, क्या सिर्फ टेक्सोनॉमिकल एड हर्बेरियम ही है? नहीं, बहुत सारे हैं। कुछ कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल पार्क्स हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए बोटेनिकल गार्डन्स हैं। दोनों के दोनों ex-situ कंजर्वेशन के पार्ट हैं, ex-situ कंजर्वेशन के मेथड है। जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन, जू जाते हो आप तो जू जो है बेसिकली वो क्या है? कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। हालांकि वो टूरिस्ट वगैरह इसलिए आ जाते हैं क्योंकि टिकट के पैसे से एक्चुअल में थोड़ा सा हेल्प हो जाती है ओवरऑल जू को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन ex-situ कंजर्वेशन, जूलॉजिकल पार्क ex-situ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है की समझना जरूरी है कि एक तो एनालिटिक इन नेचर होती है, दैट मीन्स कि एनालिसिस बेस्ड होती है। कैरेक्टर्स के हिसाब से हम देखते हैं, कैरेक्टर्स में मतलब सिमिलैरिटीज देखते हैं और हम देखते हैं डिससिमिलैरिटीज। चलिए, तो मान लो आप कहीं गए, जंगल में घूमने गए और आपको एक लड़की मिल गई। अभी आपको नहीं पता कि ये लड़की है। ठीक है, तो की क्या होता है? बेसिकली की में दो स्टेटमेंट होती है। की में दो स्टेटमेंट होती है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। दो स्टेटमेंट है, इनको बोलते हैं कपलेट। कपल की क्या स्पेलिंग है भाई? कमाल हो गया, मास्टर को कपल की स्पेलिंग नहीं आती। हे भगवान, आई थिंक यही है कपलेट। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। नाउ स्टेटमेंट 1 जो है उसमें हो सकता है कोई कैरेक्टर बताया हो, स्टेटमेंट सेकंड में कोई कैरेक्टर बताया हो। अगर आप स्टेटमेंट 1 को चूज करते हैं देखकर, इसको देखना पड़ेगा पहले, फिर आप इन दोनों में से कोई एक चूज करोगे, फिर ये बोलेगी कि अगर स्टेटमेंट 1 ठीक है तो गो टू, ये इसका नंबर फर्स्ट, गो टू थर्ड की। ठीक है, जिस भी स्टेटमेंट को आप चूज करोगे वो आगे जाने का रास्ता बता रही है तो उसे लीड कहते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि क्या वो 4 पैरों पे चल रहा है? 4 पैरों पे, यानी टेट्रापेडल है। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि 2 पैरों पे चल रहा है, 4 legs 2 legs। तो आप अगर इंसान का बच्चा है तो 2 legs करोगे। और अगर आपने स्टेटमेंट सेकंड चूज करी है तो आप कहोगे अगर आप सेकंड स्टेटमेंट चूज करते हो तो आप आगे जाओगे ये जो 4th नंबर की है उसके ऊपर। ठीक है, तो मान लो 4th पे गए, वहां पे भी ऐसे ही 2 स्टेटमेंट। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये कपलेट है, जो चूज कर रहे हो और उससे आगे का आपको रास्ता मिल रहा है ये लीड है। तो इस केस में लीड जो है वो ये वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से की का यूज करते हैं। तो देखो कैरेक्टर देखने पड़ेंगे आपको, स्टेटमेंट चूज करनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये बोलूं कि सारे स्पीसीज, सारे जीनस
और सारे ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं देखने लग जाऊं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे, तो कीज भी बहुत सारी, तो ऐसे तो पेज पलटता पलटता ही रह जाएगा इंसान कि बार बार कैरेक्टर देख रहा है, फिर वो देख रहा है कि आगे आगे क्या क्या चीजें हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि की जो है वो फैमिली के लिए अलग होती है, स्पीसीज के लिए अलग होती है, जीनस के लिए अलग अलग होती है। तो फैमिली, स्पीसीज और जीनस के लिए जो की है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए एक आपको बुकलेट मिलेगी, उसमें कई सारी कीज मिलेंगी, हर एक की में दो दो स्टेटमेंट होगी, जो चूज करोगे वो लीड कहलाएगी। आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारे पास में काफी सारे और भी हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, म्यूजियम कह सकते हो आप। म्यूजियम में डेड ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, प्लांट्स को जार में रख दो, एनिमल्स को भी जार में रख दो, और इंसेक्ट्स को पिन कर दो। पिन कैसे करोगे? एक ऐसे शीट लेना और इसमें इस इंसेक्ट को आपने पिन कर दिया, मान लो ये एंटीना है इसकी। ठीक है भाई। अच्छा, पिन क्यों किया गया? ताकि हमें लेग्स प्रॉपरली विजिबल हो। अब लेग्स विजिबल क्यों? क्योंकि बेटा इंसेक्ट के ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन में जो पैरों की संख्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दिखनी चाहिए। जार में ऐसा डाल दोगे तो वो दिख नहीं पाएगी। तो मतलब प्रॉपरली जो है इंसेक्ट को देखने के लिए आपको उसके लेग्स जो है वो प्रॉपर स्प्रेड करके उस पर पिन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम खत्म होता है। इसके अलावा मैन्युअल ओवरऑल क्या होता है? एक कंप्लीट गाइड होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कैटालॉग क्या चीज है? कैटलॉग एक तरीके से लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स, ऑथर। ठीक है, अगर मैं बोलूं मोनोग्राफ में क्या है? किसी सिंगल ग्रुप के बारे में या टेक्सॉन के बारे में सारी बातें होंगी। ठीक है, मैनुअल कंप्लीट गाइड, मान लो किसी एरिया की कंप्लीट गाइड कह सकते हो, ऑफ एरिया, जिसमें मिलने वाले फ्लोरा वगैरह वगैरह या फोना वगैरह जो है मेंशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो खत्म होते हैं और यहाँ पे नोमेनक्लेचर जो है वो भी खत्म होता है पूरी तरीके से। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम सबसे पहले चलेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। देखो सिंपल सी बात समझ लो, लॉजिकली जो बात है, लॉजिकली बात यह है कि मेरे पास सामने देखने के लिए कैरेक्टर्स हैं, कौन सा कैरेक्टर देखूं कौन सा नहीं देखूं और किस कैरेक्टर के हिसाब से किसे कहां रखूं, ये बताना जो है वो बताने का काम है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम का है। तो पहले देखेंगे कि पहले क्या यूज होता था, आज की डेट में क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ध्यान से सुनना जरा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में मॉर्फोलॉजी देखते थे, बाहर के कैरेक्टर्स देखते थे। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या बोल सकते हो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा जाता था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को सारों को नहीं देखते थे, 1 और 2 या 2 और 3 कह सकते हो। ठीक है, और किसी को भी स्पेशल वेटेज नहीं दिया गया, नो स्पेशल वेटेज, किसी को भी स्पेशल वेटेज नहीं दिया गया। ठीक है, सबको बराबरी से रखा गया। ठीक है, अब स्पेशल वेटेज का कंसेप्ट आपको आगे समझ में आएगा। कुछ कुछ कैरेक्टर को स्पेशल वेटेज दिया गया आगे चलकर, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से समझ में आते थे, क्लासिफिकेशन करने में उनसे आसानी होती थी। ठीक है, फिर आए लीनियस। तो क्या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस नहीं दिया था क्या? देखो, लीनियस से पहले बहुत लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज करते थे, लीनियस ने इसे फेमस किया था। आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल था, लेकिन सारा का सारा आर्टिफिशियल लीनियस का नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने यहां पे फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, इनको तो सभी देख ही रहे थे, इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। फ्लोरल कैरेक्टर्स में बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन और कार्पल, और स्टेमन को इन्होंने मेनली क्या किया, ज्यादा देखा, यानी स्टेमन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, लीनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहलाता है। ओके, तो लीनियस जो है उनका फ्लोरल कैरेक्टर्स पे भी ध्यान था। फ्लोरल कैरेक्टर्स में ध्यान रखना आपको कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान था, स्टेमन पे, कार्पल पे, ज्यादातर जो फोकस है वो स्टेमन पे, भाई स्टेमन की संख्या कितनी है, हाइट कितनी है, लेंथ, फिलामेंट की लेंथ वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, तो इसीलिए लीनियस वाले सिस्टम को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। लीनियस ने क्या किया था कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। इन तीनों को तो रखा क्रिप्टोगैम्स में, या बोला क्रिप्टोगैम्स, और इन दोनों को बोला फिनेरोगैम्स। ध्यान से सुनो, जिनके सेक्स ऑर्गन बाहर नहीं दिखते, हिडन रहें, वो क्रिप्टोगैम्स हैं। फिनेरोगैम्स बेटा इनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो विजिबल हैं, तो सेक्स ऑर्गन विजिबल है। ऐसा समझ लो इनमें कॉन्स बहुत आसानी से बाहर देख सकते हो और इनमें फ्लावर्स बहुत आसानी से बाहर देख सकते हो, ठीक है, और इनके अंदर नहीं देख सकते, तो क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया था लीनियस ने किया। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये थी कि ग्रुपिंग में जो ऑर्गेनिज्म साथ में रखे गए थे वो ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। आगे हम लीनियस के बारे में पर्टिकुलरली डिटेल में बात करेंगे जब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम समझेंगे, और बाकी साइंटिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, एरिस्टोटल, थियोक्रेटस वगैरह वगैरह। आज का ये लेक्चर मैं अभी ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और उससे आगे की बातें करेंगे। ओके।